फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें कि हमने पिछली 2 वीडियो कवर कर रखी हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर करे और आज हमारा नया टॉपिक है द एज ऑफ रिवोल्यूशन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज की वीडियो 10 मिनट शॉर्ट में थोड़ी सी छोटी होने वाली है, क्योंकि आज थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक्स कवर किए थे, आपको बताया था द एज ऑफ रेवोल्यूशन। आज हमारा नया टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मतलब रोमानीवाद, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। रोमांटिसिज्म देखिए, एक टाइप ऑफ बैटल तो नहीं थी, एक रेवोल्यूशन भी नहीं था, बट एक फीलिंग्स थी जिसमें लोगों के अंदर नेशनलिज्म को जगाया जा रहा था। नेशनलिज्म और नेशन के प्रति प्रेम इसमें जगाया जा रहा था, ठीक है। जिसमें हमें देखने को मिलता है रोमांटिज्म इज़ नॉट अबाउट वॉर। ये कोई वॉर तो नहीं है और ना ही कोई साइंस है। इट वॉज अ कल्चरल रेजिस्टेंस, जिसमें लोगों को उनके कल्चर से जोड़ा जा रहा था, कल्चर से जोड़ा जा रहा था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिलता है जोहान गोटफ्राइड हर्डर का। ये एक जर्मन फिलोसफर थे। इन्होंने ट्रू जर्मन कल्चर को लोगों तक पहुंचाया और उन्होंने एक बात कही, द जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल्स। ठीक, अगर हम लोग कॉमन पीपल के लोग, अगर हम लोग किसी एरिया के कॉमन लोगों के पास जाते हैं तो उससे हम लोग बताते हैं कि उनका कल्चर कैसा है। ठीक, अगर हमको किसी के कल्चर को देखना है तो वहाँ के कॉमन पीपल से जोड़ना पड़ेगा, जिस फिनोमेना को उन्होंने डॉस वोल्क उस लैंग्वेज में बोला जाता था। ही वॉज पॉपुलराइज्ड द स्पिरिट ऑफ द नेशन थ्रू द फोल्क सॉन्ग, पोट्री एंड द डांस। इन्होंने बताया जो कल्चर होता है, किसी भी नेशन की स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, ठीक। और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फोल्क डांस आता है, फोल्क सॉन्ग आता है, उसके थ्रू लोगों को जगाया, नेशन के प्रति वफादार बनाया, पोट्री के थ्रू बनाया और डांसेस के थ्रू बनाया। इस कल्चर के थ्रू उन्होंने लोगों को नेशनलिज्म से जोड़ा। म्यूजिक एंड डांस देखने को मिलता है। इन पोलैंड में देखने हैं हम लोग कैरोल कुर्म्स्पिनी सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेरा एंड द म्यूजिक। मतलब हम ये देखते हैं कि जो कुर्म्स्पिनी थे, उन्होंने क्या करा, ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू क्या लोगों को, जर्मनी के लोगों को कल्चरिज्म से जोड़ा। फोल्क डांस जैसे कि पोलोनाइज और मजूरका जैसे 2 जो हमारे क्या कहते हैं फोल्क डांस थे, उनको नेशनल सिंबल बना दिया। मतलब कि डांस को, पोइट्री को, सॉन्ग्स को, कल्चर को क्या बना दिया, नेशन की पावर बना दी और लोगों को नेशनलिज्म की ओर बढ़ाया। इसी बीच हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है जो इतनी हम कह सकते हैं सक्सेसफुल तो नहीं रही, लेकिन उसने ये बताया कि लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कल्चर एंड नेशनलिज्म। देखिए उस टाइम पे था जो रशिया था, हमने बताया था कांग्रेस ऑफ वियना में रशिया का ने पोलैंड पर कब्जा किया, ठीक। पोलैंड में उस समय मेजर लोग जो थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो पॉलिश लैंग्वेज एक विपन थी पोलैंड के लोग को, इसलिए रशिया ने अपना डोमिनेशन करने के लिए पॉलिश लैंग्वेज को बैन करा और मेन रशियन लैंग्वेज लोगों के बीच लेकर आए, ताकि लोग रशियन के थ्रू जुड़े। बट कुछ टाइम बाद जैसे कल्चरिज्म बढ़ा तो क्या करा, पोलैंड के लोगों ने दोबारा से पॉलिश लैंग्वेज को रिवाइव किया और एक हुए और रशियन के खिलाफ क्या करा, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। लेकिन इस विद्रोह में हम ये देखते हैं कि काफ़ी लोगों को जेल हुई, काफ़ी लोगों को जेल जाना पड़ा, साइबेरिया के जेल में बंद कर दिया गया। ये विद्रोह सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर लैंग्वेज की एक इम्पॉर्टेंस बता दी। लैंग्वेज प्ले अ ह्यूज रोल। लैंग्वेज में हम देखते हैं बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। कहीं पर एग्जांपल हमने बताया कि पोलैंड ने क्या करा, पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रशियन डोमिनेंस के खिलाफ क्या हुआ, स्ट्रगल की एक सिंबलिज्म दिया। भले सक्सेसफुल ना रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा सिंबल बना दिया जिससे लोगों के अंदर क्या नेशनलिज्म जग गया। हिंदी में अगर हम समझे, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था, बिल्कुल सांस्कृतिक कल्चरल आंदोलन था। योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे विचारक फिलोसफर ने कहा कि सच्ची संस्कृति आम जनता में निहित है। मतलब अगर आपको कल्चरिज्म देखना है तो आप लोगों के बीच में जाएं। पोलैंड में कैरोल कुर्म्स्पिनी ने यूरोप और लोक नृत्य के थ्रू क्या करा, लोगों में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की भावनाओं को जगाया। इसी बीच हम लोग एक बैड फेज देखते हैं 1830 में, जहाँ लोगों को बहुत ही हार्डशिप का सामना करना पड़ा, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लोग भूखे रहे। और यहाँ पर कुछ पॉपुलर रिवॉल्ट यहाँ पर भी एक देखने को मिलता है, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। 1813 का टाइम, ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई थी कि लोगों को शहर छोड़कर जाना पड़ा, ठीक, शहर जुट में आना पड़ा। एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड में चीज़ें मशीन द्वारा बनाई गई जा रही थी, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, ठीक, लोग इधर उधर परेशान हो रहे थे उस टाइम पर। तो गरीब जनता सड़कों तक उतर आई। फ्रेंच में कई जगह, फ्रांस में यह स्थिति हो गई थी कि लोगों को वहाँ पर
इसके खिलाफ सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। तो इसी बीच क्या हुआ, जब सरकार के खिलाफ इतना आंदोलन बढ़ गया, लोगों के पास खाने की कमी हुई 1848 में पेरिस में, तभी लुईस फिलिप्स जिनको गद्दी दी गई थी उनको गद्दी छोड़कर भागनी पड़ी। और तभी फ्रांस के लोगों ने क्या करा, वहाँ पर पार्लियामेंट स्टेब्लिश कर लिया और फ्रांस को क्या रिपब्लिक घोषित कर लिया। तो इसी बीच फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी, और नेशनल असेंबली जब बनी तो उसने दो चीज़ें रखी, एक तो राइट टू वोट, लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, केवल मेंस को राइट टू वोट, मेंस 21 साल तक के इंसानों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। और दूसरा क्या, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, लोगों को क्या मुहैया कराया जाएगा, लोगों को काम मुहैया कराया जाएगा। तो इससे लोगों को जो फ्रांस में क्या आया, रिपब्लिक फ्रांस बना, फ्रांस के लोगों में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला। हिंदी में अगर समझते हैं, 1830 के दशक में भारी बेरोजगारी और फसल खराब होने पे यूरोप में क्या आ गई, भुखमरी आ गई, मतलब कि भारी बेरोजगारी आ गई, एम्प्लॉयमेंट आ गई, और क्या हो गई, लोगों की फसल खराब हो गई। और 1848 में क्या एक विद्रोह छोड़ा गया जिसमें राजा फिलिप को भागना पड़ा और फ्रांस को क्या एक गणतंत्र बना दिया गया। ठीक, इसके बाद जब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मेंस को केवल वोट मिला, 21 साल के मेंस को ही केवल वोट देने का अधिकार मिला, तो वुमेंस में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि उन्हें भी क्या पॉलिटिकली स्ट्रांग होना है, ठीक है, और उन्हें भी क्या करना है, वोट का अधिकार चाहिए। तो ये चीज़ आगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको दोबारा से रिवाइव किया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आंदोलन देखने को मिलते हैं जो 2 जून 2 बजे, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट आंदोलन हमको देखने को मिलता है सीले नाम के शहर में, ठीक, इंपॉर्टेंट और आंदोलन देखने को मिलता है सीले नाम के शहर में। और जर्नलिस्ट एक थे विल्हेम वॉल्फ, जिन्होंने इस अपनी बुक में इस आंदोलन को मेंशन किया है, जो कि हमने कल यहाँ पर पढ़ रहे थे, सिले वीवर। इसमें क्या गया था, जो वीवर्स थे, जो मतलब कि सिलाई करने वाले लोग थे, उन्होंने को बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी, इसलिए उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्या करा, यहाँ पर विद्रोह छोड़ दिया और उनके घरों पर जाकर चीज़ों को जलाया, ठीक, फैक्ट्रियों को तोड़ा। ठीक, इससे डर के हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो दूसरे पास के विलेज में जाकर भागकर पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पास के लोगों ने भी क्या करा, उन्हें पनाह नहीं दिया। तब वो आर्मी वाले लोगों के पास गए और आर्मी और वीवर्स के बीच में क्या हो गई, यहाँ पर बैटल हो गई, जहाँ पर हमें कुछ देखने को मिलता है, कुछ वीवर्स मार दिए गए और जो ये रिवॉल्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा। भले ही ये रिवॉल्ट अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये इसका भी सिमुलेशन छोड़ गया, किसका, नेशनलिज्म का, कि हम अपने चीज़ को लेकर अगर जागरूक हैं तो हम किसी की भी तख्ता को हिला सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमको लास्ट में देखने को मिलता है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स उदारवादियों ने क्या क्रांति करी। इन्होंने सबसे पहले कहा, मैन एंड वुमेन्स ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड नेशनल यूनिफिकेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंसान मतलब आदमी और औरत दोनों ही कोई अब वोट का अधिकार भी चाहिए था, ठीक, और नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए था। ये जो यूरोप टुकड़ों में बटा हुआ था, इस सबको इकट्ठा कर कर एक यूनिफिकेशन चाहिए था, ठीक, और साथ में ही कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि मोनार्ची को खत्म चाहिए थी और कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेब्लिशमेंट चाहिए था कि हमने अपने देश के लिए क्या सभी का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ कि सभी जितने भी लिबरल्स थे उस टाइम के, मेंस और वुमेन्स, उन सभी ने मिलकर एक जगह चूज करी, सेंट पॉल चर्च, ठीक है, और उसको ही क्या बना लिया, पार्लियामेंट बना लिया। उस पार्लियामेंट का नाम दिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या करा गया, जर्मनी में ऐसा हुआ और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक। बट इसमें क्या हुआ, इसमें जो आर्टिशियंस थे, जो पेंटर्स थे और जो वुमेन्स थी, उन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर इनका सपोर्ट नहीं किया। बट फिर भी 831 रिप्रेजेंटेटिव नेता चुने गए और संविधान बनाया गया। और ये जो लेकर गया, किसके पास लेकर गए, जर्मनी के राजा के पास नहीं बल्कि प्रूशिया के राजा के पास लेकर गए। लेकिन वहाँ पर प्रूशिया के राजा ने क्या करा, इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसे बैन कर दिया गया। इट पे भले ही ये सक्सेसफुल नहीं रहा, बट लेकिन इन्होंने क्या करा, क्या लिखा है लाइन, इट पे द वे ऑफ फ्यूचर यूनिफिकेशन। लेकिन इस घटना ने क्या करा, आगे जाकर यूनिफिकेशन को एक रास्ता दिया। और फिर हमें उसके बाद बड़े बड़े यूनिफिकेशन ऑफ नेशन देखने को मिलते हैं, जैसे इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, और साथ में मोनार्ची की पावर को ख़त्म देखने को मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आ जाती है। और वहाँ पर क्या, यूरोप में नेशनलिज्म फैल जाता है और जो यूरोप टुकड़ों में बटा था वो यूरोप इकट्ठा हो जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़े, जिसमें हमने देखा कैसे यूरोप का नेशनलिज्म आगे बढ़ा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कीट अगर समरी की बात करें, डास वोल्क की बात करें, रोमांटिसिज्म देखने को मिला, देखा हमने, ठीक। और बाकी जोरविलन और वोल्क गेस्ट, ये सब चीज़ें देखने को मिली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के पार्ट देखने।